हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज जो मैं विषय आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिस विषय की वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, वो विषय मैंने कक्षा 9वीं में से लिया है और ये एक कविता है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है और कविता का नाम है मेघ आए। कविता के नाम से ही इसका अर्थ जो है वो पता चल रहा है कि मेघ आए यानी कि बादल आए। मेघ कहा जाता है बादलों को, यानी कि बादल आए। पहले की भांति जैसे कि हमेशा ही मैं आपको कहती हूँ कि जब भी हम किसी कविता को शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जानना आवश्यक होता है, ताकि हमें ये तो पता चले कि जिस कवि ने इस कविता की रचना की है उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा पहले कवि के बारे में। जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि नई कविता के में जो कविताएं लिखी गई उनमें इनका स्थान प्रमुख माना जाता है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा जो थी वो एंग्लो संस्कृत उच्च विश्वविद्यालय बस्ती और प्रयाग विश्वविद्यालय में ग्रहण की। उन्होंने अध्यापक, क्लर्क और उसके बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया और बहुत सी इन्होंने कविताओं की रचना की। तीसरा शतक के कवि थे और उनका देहांत 1983 ईस्वी में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदि, यानी कि बहुत सी विधाएं हैं कि जिस पे इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में से एक है मेघ आए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना मानी जाती है। इस कविता के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि इस कविता में कवि ने बादलों के आने का वर्णन किया है कि जब आकाश में बादल आते हैं तो वातावरण कैसा हो जाता है। और यहाँ पर इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना एक शहरी दामाद के साथ की है कि जिस प्रकार कोई शहरी दामाद जब गांव में आता है तो उसका स्वागत किया जाता है, लोग आगे बढ़ के उसका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार जब आसमान में बादल आते हैं तो उनका स्वागत किस प्रकार से किया जाता है, इन सब का वर्णन, इन सब का चित्रण कवि ने अपनी इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही अनूठे ढंग से किया है। कविता के आरंभ में कवि क्या कहते हैं? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कि मेघ जो है यानी कि जो बादल हैं वो बहुत ही बन ठन के, सज सवर के आए हैं। कहाँ पर आए हैं? आकाश रूपी गांव में। यानी कि यहाँ पर बादलों के ऊपर मानवीकरण किया गया है एक मनुष्य का, कि जिस प्रकार मनुष्य सज कर आते हैं उसी प्रकार जो बादल हैं वो भी बहुत सज धज कर, बन सवर कर आकाश रूपी गांव में आए हैं। उनके आने से क्या हुआ? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार क्या होता है? हवा। कि जब बादल आकाश में आए तो उनके आने से पहले क्या हुआ कि ठंडी ठंडी हवा जो थी वो नाचती गाती हुई उनके आने से पहले चलने लगी। ये हम आमतौर पर देखते हैं कि बादलों के आने से पहले, वर्षा के आने से पहले क्या होता है कि हवा जो है वो बहुत तेज गति से चलना शुरू हो जाती है और कई बार तो क्या होता है कि आंधी भी आनी शुरू हो जाती है, और इसका चित्रण भी कवि ने आगे किया है। आगे कवि कहते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली,
पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। कहते हैं कि जब बादल आए यानी कि जब मेघ आए तब क्या हुआ कि दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, कि हर एक गली में उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। जैसे कि कोई गांव में शहर का मेहमान आता है, दामाद आता है, तो उसके आने पर क्या होता है कि सभी लोग जो है अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर देखना शुरू कर देते हैं, उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार बादलों के आने से क्या हुआ कि दरवाजे और खिड़कियां हर एक गली में खुलने लगी। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, और इस प्रकार का वातावरण हो गया, इस प्रकार उल्लास छा गया पूरे गांव में कि जिस प्रकार शहर से कोई दामाद जो है, कोई मेहमान जो है वो गांव में आया हो। यानी कि जिस प्रकार शहरी दामाद का स्वागत गांव में किया जाता है, उसी प्रकार बादलों का स्वागत किया जा रहा है। उनके आने से उल्लास का वातावरण चारों तरफ फैल गया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जो पेड़ थे वो भी अपनी गर्दन को ऊंची कर करके बादलों की तरफ देखने लगे, झांकने लगे उनकी तरफ। आंधी चली धूल भगी गागरा उठाए। कहते कि बादलों के आने से पहले क्या हुआ कि एकदम से बहुत तेज आंधी चलनी शुरू हो गई, हवा चली, फिर आंधी चलनी शुरू हो गई बहुत तेज। आंधी चलने से क्या हुआ कि जो धूल थी उसका जो गागरा था वो उड़ने लगा, और वो अब बहुत ही शर्माकर लजाकर उसने अपने घाघरे को संभाला और वो वहाँ से भागने लगी। यानी कि धूल जो थी वो बहुत तेज गति से उड़ने लगी। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सड़के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बांकी चितवन उठा नदी सिरकी घूंघट उठा के। क्या कहता है कि जो नदी है वो भी, उसके जो घूंघट थे वो भी सरकने लगे। बांकी चितवन उठा, बांकी चितवन का अर्थ क्या है? तीखी नज़र। यानी कि कवि इसमें कहता है कि जो नदी है वो भी तीखी नज़र से बादलों की तरफ देखने लगी, और अचानक से उसका घूंघट जो था वो सरक गया और वो शर्मा गई। कहता है कि जो नदी थी वो भी तिरछी नज़रों से बादलों की ओर देखना शुरू हो गई, और ऐसे जब उसने किया तब अचानक से उसका घूंघट सरक गया और उसको शर्म आने लगी। वो लजाकर एक तरफ से होना शुरू हो गई, एक तरफ होना शुरू हो गई। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बार सूधी लीनी। अब यहाँ पर कवि ने जो पीपल का पेड़ है उसे बूढ़ा कहा है। बूढ़ा क्यों कहा है? क्योंकि पीपल जो है वो कई वर्षों तक जीवित रहता है, उसकी आयु जो है वो कई सौ वर्ष तक होती है। तो वो कहता है कि जो बूढ़ा पीपल है वो भी आगे आया, और उसने भी आगे आकर जुहार की, यानी कि उसने भी आकर बादलों का स्वागत किया और उनको नमस्कार किया। बरस बार सूदी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। किवार का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। और ओट होना यानी कि छिपना, अकुलाई यानी कि व्याकुल या प्यासी। तो वो कहता है कवि कि बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, कि जो लता थी वो भी दरवाजे की ओट में होकर बोली, यानी कि दरवाजे की तरफ, दरवाजे के पीछे छिपकर बोली कि बरस बाद सुधी लीनी, कि तुमने बहुत ही बरस बाद यानी कि बहुत ही समय बाद हमारी सुधी ली है, यानी कि हमारे बारे में तुमने पूछा है। हर्षाया ताल लाया पानी प्रात भर के। जो ताल था वो भी बादलों के आने से बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और ऐसा लग रहा था कि वो तालाब जो है वो एक परात में पानी भरकर लाया हो ताकि वो बादलों के पैर को धुलवा सके।
आजकल तो इतना नहीं है, लेकिन पहले गांवों में क्या होता था कि जब दामाद आते थे तो परात में पानी भरकर उनके पैर धुलवाए जाते थे और उनका स्वागत इस प्रकार से किया जाता था। तो वही बात कवि ने यहाँ पर की है कि जो तालाब है वो खुश होकर एक परात में पानी भरकर ले आया ताकि वो बादल रूपी दामाद के पैरों को धुलवा सके। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि मेघ जो थे, बादल जो थे, वो बड़े बन ठन के और सज सवर कर आए थे। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज, क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि एक किनारा, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन दोनों एक हो रहे हैं। असल में एक नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि आसमान और ज़मीन जो है वो एक हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं क्षितिज। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्या कहा गया? दामिनी क्या होती है? बिजली। कहता है कि बादल जब आए तब ऐसा लगा जैसे कि, दामिनी का अर्थ मैंने दिया हुआ है बिजली। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि क्षितिज अटारी गहरा गई, यानी कि ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन एक हो रहे हैं। दामिनी दमकी और बिजली जो थी वो चमकने लगी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा जर्जर मिलन के अश्रु ढरके। और बिजली के चमकने से क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कहती कि हमें एक भरम हो गया था, एक वहम हो गया था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारे आने से जो हमारे दिल में एक भ्रम फैला हुआ था, एक दिल में वहम था कि तुम नहीं आओगे, वो भ्रम जो है वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो जो गांठ हमारे दिल में बैठ गई थी वो अब खुल चुकी है। बांध टूटा जर्जर मिलन के अश्रु के। और जैसे ही प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है तो आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार जब बादल धरती पर आए तो आंखों में से आंसू जो है वो निकलने शुरू हो गए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि बादल जो थे वो बहुत ही बन ठन के और सवर के धरती पर आए हैं। अब यहाँ पर कवि ने बादलों के आने का बहुत ही अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया है कि उनके आने पर क्या होता है, कैसे उनका स्वागत किया जाता है, और उनकी तुलना जो है वो कवि ने किसके साथ की है? एक शहरी दामाद के साथ। कि जैसे ही शहरी दामाद गांव में आता है और जिस प्रकार उसका स्वागत किया जाता है, स्वागत कैसे किया जाता है कि गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं, सभी लोग बाहर निकल आते हैं, और जो ताल है वो प्रात में पानी भर कर लेकर आता है कि जिस प्रकार दामाद के पैर धुलवाए जाते हैं गांवों में, उसी प्रकार वो उनके भी जो मेहमान आए हैं, यानी कि जो बादल रूपी दामाद आए हैं, उनके पैरों को भी धुलवा सके। तो ये सारा ही सारा वर्णन कवि ने इसमें किया है, और गांवों के में फैले हुए जो वातावरण है, उनका जो गांवों का वर्णन किया गया है, उसकी तुलना उसने शहरी दामाद के साथ की है। पहला जो हमारा दिया हुआ था बन ठन के, इसमें क्या है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें मेघ के ऊपर मनुष्य का मानवीकरण किया गया है कि जो गतिविधियां, जो क्रियाएं मानव करता है, वही क्रियाएं जो है वो बादल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही अनूठा और सुंदर चित्रण किया है। तो इस पाठ की व्याख्या मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाई। जितने भी कठिन शब्द मुझे इस पाठ में लगे, उनके शब्दार्थ अर्थ जो है वो मैंने सामने लिखे हैं, ताकि आप लोगों को इस व्याख्या को समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ की व्याख्या जो है वो आसानी से समझ में आएगी और मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ऐसा है तो फ़ोन उठाइए और लाइक के बटन को दबाइए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। शेयर जितना अधिक आप कर सकते हैं उतना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे।
एक नई विषय के साथ एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।